हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास जो है, क्लास शुरू करने से पहले कुछ दो चार आपको ज़रूरी बातें बता दी जाएं तो वो ज़रूरी है। ज़रूरी बातें क्या है कि जीके जो है हम पढ़ रहे हैं जीके, और जीके में जो है हिस्ट्री की एक क्लास होने वाली है। और हिस्ट्री में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास जिसकी हम बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें बहुत सारे ईयर्स हैं। ठीक है, सन बहुत सारी गांधी जी ने कब क्या किया, कौन सा क्या हुआ, कौन सा आंदोलन था, कौन सा कांड था, कैबिनेट मिशन है, गोलमेज सम्मेलन वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत सारी सन्स हैं। तो इनको एक सेकंड, तो इनको याद कैसे करना है। सबसे बड़ी बात जीके में जो आती है ना, वो यही आती है कि हम मतलब पढ़ते हैं जीके को, उसके बाद जीके को इतना टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, उसके बाद भी जीके कवर नहीं हो रही है। बार बार चीज़ों को क्या है, भूल जाते हैं, या फिर याद तो कर रहे हैं लेकिन जो याद कर रहे हैं उस हिसाब से मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मॉक में नंबर नहीं आ रहे। तो देखो, सबसे पहली बात है कि बिल्कुल भी है ना, परेशान मत हो, अपने आप को डिमोटिवेट होने मत दो। जीके एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना कम रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने इसमें 20% याद किया, रिजल्ट 2% मिलेगा। जैसे जैसे आप इसमें 50% से ऊपर पहुंचेंगे तो आपका जो रिजल्ट है ना वो मिलना शुरू होगा। जब आप 70-80% जीके को याद कर लेंगे ना, तो जाके मानिए आपको लगभग लगभग 40-50% रिजल्ट मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स मैथ है, रीजनिंग है, उनमें ऐसा नहीं है, जितना याद करते हैं उतना रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन जीके का एक तो इसका सिलेबस है ना, सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है। ऊपर से एसएससी जो है ये क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लेती है, जिसको कोई फिक्स नहीं है कहाँ से क्या आ रहा है। और दूसरा, बच्चों को क्या है, पढ़ने का तरीका भी नहीं पता होता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, नहीं करनी। जीके में जो सबसे बड़ी बात है ना, एक रिवीजन जो है ना, रिवीजन वो आपका मायने रखता है। आप डायरेक्ट ना याद मत करिए, आपने कोई चीज़ है वो पढ़िए। अब जैसे मैं इस क्लास में आपको सारी जो भी आधुनिक इतिहास है ना उसकी सन पढ़ाने वाला हूँ, आधुनिक इतिहास में कि कौन सा जो घटना है कब हुई है। तो अब ऐसे नहीं करना कि आपने इसके नोट्स बनाए जैसे 1915 में गांधी जी भारत आए थे, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके 1915 रटने बैठने लग गए कि 1915 में गांधी जी आए, 1915 में गांधी जी आए। नहीं, ये ऐसे करनी होती है जिसमें आपको बताऊंगा सारी 1915 से 1947 तक कंप्लीट लिखवा दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स खोलना है, रिवीजन करना है। क्या 1915 में ये हुआ, 1916 में ये, 1918 ये, ऐसे ऐसे ऐसे, 1947, 15 मिनट का एक रिवीजन। रिवीजन से मतलब सिर्फ एक बार उसको बिफेरना है, आंखों से देखना है, बस और कुछ नहीं करना। 15 मिनट में ये करना है, उसके बाद इसको रख दो। 2 दिन बाद फिर उठाओ, 2 दिन बाद उठाया, फिर उसको एक बार देखा सिर्फ 15 मिनट के लिए, फिर 3 दिन बाद लिया, फिर देखा 15 मिनट के लिए। तो जो ये चीजें ऐसे याद होती है, ऐसे नहीं कि आप एक बार लेके बैठ गए और उसको रटने लग रहे हैं, प्रॉपर रटने लग रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैंने जो आपको पढ़ने का तरीका बताया। अब आज से क्लास शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने से पहले जय माँ सरस्वती। क्लास शुरू करने से पहले हम हमेशा माँ सरस्वती का नाम लेते हैं, तो आज से क्लास में भी माँ सरस्वती का नाम लेते हैं पहले, और अब जो है ये आगे की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो इतिहास की बात करें तो जो इतिहास जो है ना हमारा, भारत का इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास जो है इसका 3 भाग है। भारतीय इतिहास के सबको पता ही होगा, एक प्राचीन इतिहास है, एक मध्यकालीन, और एक आधुनिक। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास की कालक्रम घटनाएं या सन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, प्राचीन इतिहास जो कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, प्राचीन इतिहास जो था उसमें मानव आए, और मानव के आगमन से 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी से मतलब क्या है, 700 से लेके 800 ईस्वी के बीच में, लगभग इस वक्त को प्राचीन इतिहास माना जाता है, लगभग 800 ईस्वी के आसपास का। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम पहले भारत पर आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी, 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम थे। इसके समय से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, कि जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी। और 1757 ईस्वी तक, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध तक मध्यकालीन इतिहास को माना जाता है कि इस युद्ध तक मध्यकालीन इतिहास जो है, यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो गया। उसके बाद 1757 ईस्वी के बाद जो है आपका आधुनिक इतिहास शुरू होता है, 1757 ईस्वी। अब यहाँ जब प्लासी के युद्ध की बात चली गई है,
1757। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध था ना, ये अंग्रेजों का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, और हमारे यहाँ से थे बंगाल, जो है ना, बंगाल का अंतिम नवाब, बंगाल के नवाब थे, और इन नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। ये सबने पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट इस चीज को सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 9 10 तक की मतलब हिस्ट्री की जो है ना उसमें आ जाती है, जैसे 10th में, तो ये आ जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है, इसके बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव जीते थे, और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, 23 जून 1757। यहाँ तक मध्यकालीन इतिहास को माना जाता है कि मध्यकालीन इतिहास जो है इस वक्त पर आके समाप्त हो गया। उसके बाद से आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। तो आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब हुई? 1757 ईस्वी में, ठीक है। और आधुनिक इतिहास जो है खत्म कब हुआ? 1947 में। 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ, हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, जब भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, तो इस टाइम को आधुनिक इतिहास माना जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगह, कुछ किताबों में कुछ इतिहासकार 1964 ईस्वी तक भी मानते हैं। 1964 ईस्वी क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में, इसलिए कुछ इतिहासकार 1964 मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमको यहाँ पता लगा कि जो आधुनिक इतिहास जो है, जिस आधुनिक इतिहास की आज हम बात करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, आधुनिक इतिहास, इसका कालक्रम तो कम से कम हमें पता लगा कि 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी की, आज हम जो है इस डेट के बीच में बात करने वाले हैं, 1757 से 1947। तो 1757 में प्लासी का युद्ध खत्म हुआ। प्लासी का युद्ध खत्म होने के बाद और बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन अगर हम सारी घटनाओं को 1757 से 1947 को अगर एक साथ कवर करेंगे, एक साथ, तो थोड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ईयर्स हो जाएंगी, याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमें ये भी पढ़ना होता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। एग्जाम की जो दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम के नजरिए से जो इम्पोर्टेंट होता है, हमको वो भी पढ़ना होता है। तो एसएससी है, रेलवे है, या कोई भी जो जहाँ पे ये सीबीटी टाइप एग्जाम हो रहे हैं, वनडे टाइप पैटर्न वाले एग्जाम हो रहे हैं, इनमें क्या है कि जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना, वो गांधी के आगमन के बाद से आते हैं। जो गांधी जी जो थे, गांधी जी भारत में आए थे, गांधी जी भारत में आए, और गांधी जी के बाद से जो घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं भी बहुत ज्यादा हुई हैं। गांधी जी के भारत में आने के बाद से घटनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं, और इन्हें बहुत ज्यादा ईयर्स बनती है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी के आगमन से जो भी घटनाएं हैं, गांधी जी के आगमन के समय से लेकर आगमन के समय से और भारत की आजादी तक, भारत की आजादी तक जितनी भी घटनाएं इस समय में हुई हैं, जितनी भी घटनाएं इस समय में हुई है, उन सबको एक विशेष ऑर्डर से, एक सीक्वेंस से, एक एक सन को लेके पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई नहीं, मैं बताता हूँ कि 1915 ईस्वी, ठीक है, कब? 1915, अभी 1915 में गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। 1915 ईस्वी में गांधी जी आए, कहाँ से आए? अफ्रीका से, अफ्रीका से भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे, ठीक है। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे, उन्होंने कुछ सत्याग्रह वगैरह किए थे, सबने पढ़ा होगा, चंपारण वगैरह कुछ सत्याग्रह किए थे। लेकिन उससे पहले ध्यान रखने की बात क्या है? 1916, हम एक एक सन को पढ़ेंगे, 1915, फिर 1916, 17, 18, किसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। अफ्रीका से भारत आए गांधी जी, ठीक है। आपको इनके नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाएं, अपने जहां भी पढ़ रहे हैं डेस्क पे उसको चिपका लें एक अच्छे प्रॉपर तरीके से, उनका रिवीजन करते रहें। अफ्रीका से गांधी जी भारत आए 1915 में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक, सब जानते हैं इस नाम को, बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने क्या किया? पूना में, जगह है पूना, पूना में एक लीग की स्थापना की, और लीग का नाम क्या है? होम रूल लीग। होम रूल लीग, होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की थी 1916 में, 1916 में। और 1916 में मार्च के महीने में, मार्च 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनसे ही प्रेरित होकर सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बिसेंट जो थी, एनी बिसेंट ने मद्रास में, एनी बिसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की।
एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो यह एक क्वेश्चन बनता है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? मार्च 1916। लेकिन अगर ये आए कि मद्रास में, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है कि मद्रास में जो है, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो वो की थी एनी बेसेंट ने, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना। लेकिन जो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी ना, ये चल नहीं पाई। इनकी लीग जो है ये 1917 में बंद हो गई। हाँ, बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग जो थी ये लंबी चली थी, इनका अच्छा था। लेकिन 1917 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग जो उन्होंने मद्रास में की थी, ये 1917 में बंद हो गई। ठीक है, तो हमने 1915 क्या कि गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में और एनी बेसेंट ने मद्रास में। और सितंबर 1917 में एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है ये समाप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1917 की। 1917 में क्या हुआ? ठीक है, 1917 में जो गांधी जी जो थे उन्होंने पहला आंदोलन किया, गांधी जी द्वारा प्रथम आंदोलन, और आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन। ये जो आज की क्लास है इसमें हम ये नहीं पढ़ रहे कि चंपारण आंदोलन में क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया, किसान थे, राजकुमार शुक्ल जो लेके गए, या फिर तीन कठिया पद्धति जो भी थे, हम इसमें ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सन, और सन में किस में क्या हुआ, चंपारण आंदोलन शुरू किया 1917 में। तो गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन था। उसके बाद 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में गांधी जी ने दो काम किए। एक एक किया अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? मिल मजदूर आंदोलन। इस मिल मजदूर आंदोलन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, वो मैं बता देता हूं आपको, कि गांधी जी द्वारा पहली बार प्रथम भूख हड़ताल इसी में की गई। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी द्वारा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में जो अहमदाबाद में किया था, इसमें की गई। इसके अलावा 1918 में गांधी जी ने एक और काम किया था, एक और सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह का जिसमें जो मतलब नारा कहो या इसके जो पीछे करने का कारण था, वो था कर नहीं आंदोलन। अगर ऐसे है कर नहीं आंदोलन, मतलब इसमें जो आंदोलन किया गया था वो मालिकों को कर नहीं देना था। मतलब जो मजदूर थे उनको वो मालिकों को कर नहीं देना चाहते थे, उन्होंने कर बढ़ा दिया था। तो इस वजह से आंदोलन किया गया था खेड़ा सत्याग्रह। तो ये था कर नहीं आंदोलन, इसमें ये चीज थी। ये था प्रथम भूख हड़ताल, और ये गांधी जी द्वारा प्रथम आंदोलन 1917 में। तो गांधी जी 1915 में आए। 1917 में उन्होंने पहली बार चंपारण आंदोलन किया। 1918 में दो किए, एक मिल मजदूर आंदोलन और एक खेड़ा सत्याग्रह। एक मिल मजदूर, एक खेड़ा सत्याग्रह। मिल मजदूर प्रथम भूख हड़ताल थी और खेड़ा सत्याग्रह कर नहीं देना था, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किया कर नहीं आंदोलन। ठीक है, 1918 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं 1919 की, कि 1919 में क्या हुआ। 1919 में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसे रोलट एक्ट कहा गया है। कहा क्या गया, मतलब रोलट एक्ट जो है ये लाया गया था, ब्रिटिश जो थे उनके द्वारा रोलट एक्ट लाया गया था। तो ये रोलट एक्ट एक कानून था, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या बिना जो है दलील अपील वकील का कानून था, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ये कानून था। तो रोलट एक्ट के बारे में पूरी डेट याद रखनी है, कब लाया गया, 19 मार्च 1919 को। 19 नहीं सॉरी, रोलट एक्ट, हाँ 19 मार्च 1919 को रोलट एक्ट लाया गया था। उसके बाद रोलट एक्ट लाया गया। रोलट एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया गया, और इस रोलट एक्ट के विद्रोह में, रोलट एक्ट जो था ये ब्रिटिश द्वारा बहुत बेकार एक्ट लाया गया था। तो ये शायद, हाँ सॉरी डेट मैंने गलत बता दी, 19 मार्च नहीं 18 मार्च है, सॉरी इसके लिए कंफ्यूजन हो गया। 18 मार्च 1919 रोलट एक्ट, 18 मार्च 1919। तो ये रोलट एक्ट आया 18 मार्च 1919 को। इस रोलट एक्ट के विरोध में भारतीयों द्वारा प्रदर्शन किया गया, और भारतीयों द्वारा प्रदर्शन किया गया तो उसमें दो नेता थे, दो भारतीय नेता थे। एक का नाम था सतपाल किचलू, सतपाल किचलू, और एक जो सॉरी डॉक्टर, एक सतपाल और एक था सैफुद्दीन किचलू। तो मैंने नाम याद रखे हुए एक साथ, सतपाल किचलू। तो सतपाल से डॉक्टर सतपाल, तो ये नाम याद करने की ट्रिक होती है कि जैसे एक नाम डॉक्टर सतपाल है और एक नाम है सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू।
तो मैंने दोनों नाम याद रखने के बजाय नाम याद किया सतपाल किचलू से, कि सतपाल किचलू जो थे ये थे, तो सतपाल से डॉक्टर सतपाल और किचलू से सैफुद्दीन किचलू। तो इन लोगों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो हमारे अमृतसर में एक जगह है, इसका नाम सबने सुना होगा, अमृतसर में जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग में जो लोग हैं वो शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब लोग आराम से बैठे थे, कोई दंगा फसाद, कोई कुछ आंदोलन कुछ नहीं था, वो शांति से बैठे थे। उनकी सभा, मान लो कि उनकी एक सभा थी भारतीयों की, जो इन्होंने इन दो नेताओं की गिरफ्तारी पे सभा आयोजित की थी। तो जब यहाँ पे जो उस वक्त के जनरल डायर थे ब्रिटिश में, जनरल डायर हंसराज नाम था उनका, जनरल डायर हंसराज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जनरल डायर ने गोली चला दी। जो जनरल डायर थे, इन्होंने इस जलियांवाला बाग में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे, जलियांवाला बाग यहाँ पे इन पे गोलियां चला दी और ये लोग मारे गए। और इसी को इतिहास में कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। तो दो दो डेट हैं जो याद रखनी है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। 18 मार्च 18 मार्च 1919 को जहां पे रोलट एक्ट आया, और 13 अप्रैल 1919 को जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ रोलट एक्ट और यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड जो जनरल डायर द्वारा किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये हुआ। और इसके बाद जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसकी समीक्षा के लिए, जांच के लिए एक हंटर आयोग की गठन किया गया था, हंटर आयोग। ये हंटर आयोग के गठन किया गया कि इसकी जांच की जाएगी, और इस हंटर आयोग ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को निर्दोष करार दिया था कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये हंटर आयोग था बिल्कुल बेकार था, इसने कोई काम नहीं किया, ठीक है। हमने अभी तक 13 अप्रैल 1919 की तक की डेट पढ़ चुके हैं। अब एक नेक्स्ट डेट पे बात करते हैं, वो है 19 अक्टूबर 1919। 19 अक्टूबर 1919 ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये खिलाफत दिवस, खिलाफत दिवस। अब आप पूछेंगे खिलाफत दिवस क्या है? तो देखो, पहला विश्व युद्ध हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, वर्ल्ड वॉर, उसमें उसके बाद ब्रिटेन ब्रिटेन और तुर्की ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक संधि हुई थी। ब्रिटेन और तुर्की के बीच संधि, संधि का नाम था सेवर्स की संधि, सेवर्स संधि। ये जो सेवर्स की संधि थी ना, इस संधि के तहत जो तुर्की में जो खलीफा थे, तुर्की में खलीफा, इन खलीफा के अधिकार जो थे ना, अधिकार, वो सारे अधिकार खत्म हो गए थे। तुर्की में खलीफा के अधिकार खत्म हो गए। तो इसी वजह से भारत में जो मुस्लिम लोग थे, जो सारा पूरा संप्रदाय था इनका, इन्होंने खिलाफत दिवस की यहाँ शुरुआत हुई, और 19 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस, ठीक है। उसके बाद 19 अक्टूबर 1919 के बाद डेट आती है 1 अगस्त 1920। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अगस्त 1920। इस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया 1919, 1 अगस्त 1920, सॉरी 1 अगस्त 1920। 1915 में गांधी जी आए, 1917 में चंपारण आंदोलन था उनका, 1918 में 2 किए अहमदाबाद मिल मजदूर खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को उन्होंने असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत की। अब असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन, इसके जो शुरुआत होने के बाद इसमें बीच में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक होती है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को होती है चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड। इस दिन क्या होता है कि चोरा चोरी में पुलिस स्टेशन होते हैं, वहां पे जो लोग हैं उस स्टेशन को जला देते हैं, और जो वहां के पुलिस वाले जो थे वो जिंदा जल जाते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को ये कांड होता है, चोरा चोरी कांड, जिसको कहा गया है। इस कांड में हिंसा होती है, लोग जिंदा जल के मर जाते हैं पुलिस वाले। तो गांधी जी जो थे इससे निराश थे, क्योंकि वो गांधी जी अहिंसा वाला उनका था थीम, कि मुझको अहिंसा से आंदोलन करना है, जो सही भी था। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, और इसी वजह से गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। समाप्त कौन सा हो गया समाप्त? असहयोग आंदोलन हो गया यहाँ पे समाप्त। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ,
5 फरवरी 1922, ये डेट याद रखनी है। 1 अगस्त 5 फरवरी, ये एग्जाम में आती है। ये 11 फरवरी, ये याद रखनी है। 1 अगस्त 5 फरवरी 11 फरवरी 1922, यहाँ पे ही हुआ। अभी हमने डेट 1 अगस्त 1920 पढ़ी है। 1920 के बाद और यहाँ 5 फरवरी 1922, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है 1923, 22 हो चुकी है। अब डेट कौन सी आएगी? 1923। 1923 में एक पार्टी का गठन हुआ था और ये पार्टी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, इस पार्टी के गठन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वराज जो पार्टी थी इसका गठन किस किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेट बनती है, ये डेट के साथ याद रखना है, 6 नवंबर 1924। 6 नवंबर 1924, यहाँ गांधीदास पैक्ट हुआ था। ये पैक्ट क्या था क्या नहीं था, ये कंप्लीट डिटेल हम इस क्लास में नहीं पढ़ सकते क्योंकि क्लास वैसे ही लंबी होने वाली है। अभी हम 1924 पे ही है, 1947 तक पूरी डेट कवर करनी है, तो डेट बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से 6 नवंबर 1924 गांधीदास पैक्ट हुआ था। 1924 में ही एक और घटना हुई थी, घटना नहीं, एक स्थापना हुई थी। स्थापना किसकी? स्थापना हुई थी HR। HRA क्या है? HRA है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एसोसिएशन 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना की किसने? HRA की स्थापना, ये स्थापना की सचिंद्र सान्याल ने। स्थापना की सचिंद्र सान्याल, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। लेकिन 1928 में इस HRA जो था, इसका HRA का नाम HSRA कर दिया गया। HSRA, यहाँ नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, एस को यहाँ पे सोशलिस्ट और जोड़ दिया गया। ये नाम परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह द्वारा 1924 में जो HRA की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी, भगत सिंह ने उसी का नाम HSRA कर दिया, जहां पे R का मतलब सोशलिस्ट था, इन्होंने सोशलिस्ट वर्ड और जोड़ दिया। तो 1924 में ये घटना होती है। 1924 के बाद हम बात करते हैं आगे, तो 1925, और 1925 में डेट भी इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925, इस दिन हुआ काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 में हुआ काकोरी कांड। ये कांड क्या हुए थे, ये गांधीदास पैक्ट क्या हुए थे, ये स्वराज पार्टी, जो भी था असहयोग आंदोलन क्या हुआ, इसमें क्या क्या इनके अंदर की घटनाएं हम इस क्लास में नहीं पढ़ रहे। मैंने पहले बताया क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हम इसमें सिर्फ डेट्स कवर कर रहे हैं, इंपोर्टेंट डेट्स। और अगर कोई बहुत इंपोर्टेंट बात बताने वाली होती है तो मैं इसमें बता दूंगा आपको। तो 9 अगस्त 1925 को है काकोरी कांड। उसके बाद 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत आया। इसको तो कोई कैसे ही भूल सकता है साइमन कमीशन को, कि 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसके लिए नारे भी लगाए गए थे बहुत सारे। लाला लाजपत राय ने इस साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से अपनी जान गंवाई, उनको लाठियों से मारा गया था और जिससे उनकी जान चली गई थी। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया। और इस साइमन कमीशन के विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 30 अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद भी नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन के नेतृत्व में इनकी जान गई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 17 दिसंबर 1928, 17 दिसंबर 1928, 17 दिसंबर 1928 में लाहौर षड्यंत्र रचा गया। लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र के बारे में एक बात जरूर, इसमें हुआ क्या था कि जो भगत सिंह जो थे, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। भगत सिंह ने अंग्रेजी जनरल थे सैंडर्स, इनकी हत्या कर दी थी, सैंडर्स की हत्या। तो ये था लाहौर षड्यंत्र।
17 दिसंबर 1928 को लाहौर षड्यंत्र की डेट आ जाती है एग्जाम में, 17 दिसंबर 1928 को। उसके बाद 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, कौन सी, 8 अप्रैल 1929, ये आपको लिख लेनी है, सारी डेट एक साथ नोट्स बनाने हैं और उनका बार बार रिवीजन करना है हर कुछ दिनों बाद, तो ये आपकी याद रह जाएंगी। लेकिन इससे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि ये चीजें थी क्या। अगर बेसिक नहीं पता तो क्लास लेने का फायदा नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि पता ही नहीं लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ, साइमन कमीशन क्या था, काकोरी कांड क्या था, चोरी चोरा कांड, तो फिर वो सेंस नहीं निकलेगा। तो 8 अप्रैल 1929 में क्या हुआ कि भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को। तो ये याद रहे, ये डेट याद रखेंगे। उसके बाद की डेट आती है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कौन से आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन्होंने दांडी से अपनी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। वो नमक बनाकर, नमक कानून तोड़ा था और नमक कानून बनाकर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था 6 अप्रैल 1930 को। और 8 मार्च 1931 को, 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। और इस गांधी इरविन पैक्ट के तहत ही 8 मार्च 1931 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय आंदोलन ये समाप्त हो गया। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ 8 मार्च 1931 को, ये यहाँ पे कंप्लीटली समाप्त हो गया 8 मार्च 1931। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ कौन, दांडी यात्रा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर स्टार्टिंग पूछे ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, तो ये डेट आएगी 6 अप्रैल 1930 वाली, 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा शुरू हुई, फिर वो उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और वहां से आंदोलन शुरुआत हुआ। आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। आंदोलन खत्म कब हुआ, 8 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इस वजह से ये आंदोलन यहाँ पे खत्म हो चुका था। उसके बाद बात करें 1931 के बाद, इसमें बीच में एक डेट, यहाँ पे हमने 1930 पढ़ा है ना, तो 1930 में 12 मार्च 1930, यहाँ पे एक डेट और इम्पोर्टेंट है, वो है 12 नवंबर 1930। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन। सबको पता है 3 सम्मेलन हुए थे। सम्मेलन के अंदर क्या हुआ ये हम इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले, फिर से बता रहा हूँ कि हम इसमें डेट कवर कर रहे हैं। तो 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। और 8 मार्च 1931 अभी अभी हमने यहाँ पढ़ लिया है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। और इसके बाद एक बहुत दुखद घटना हुई थी 8 मार्च 1931 के बाद, जो है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, जिसे शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। और उसके कुछ दिनों बाद 23 मार्च 1931 को इन 3 महान लोगों को फांसी दी गई थी, जिसे शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है आज भी। तो 23 मार्च 1931 हो गया। उसके बाद 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931, इस दिन 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन अभी हमने यहाँ देखा है 12 नवंबर 1930 को, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। 1931 तक की हम यहाँ देख चुके हैं। उसके बाद आती है 1932, और 1932 में 3 जनवरी 1932, 3 जनवरी 1932, इस 1932 में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन पहले समाप्त हो चुका था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ,
सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हुआ, और ये आंदोलन एक बार फिर से समाप्त हुआ बिना भारत को आजादी दिलाए 7 अप्रैल 1934 को। 7 अप्रैल 1934 को पुनः समाप्त हुआ। थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना कि अलग अलग आंदोलन अलग अलग टाइम पे शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। 3 जनवरी 1932 को वापस से सविनय अवज्ञा शुरू हुआ, 1934 को फिर से समाप्त हो गया। और इसके बाद एक घटना आती है 17 नवंबर 1932, और यहाँ तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि गोलमेज और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं एक बार आपको यहाँ गोलमेज का एक बार अलग से बता देता हूँ, गोलमेज सम्मेलन के बारे में स्पेशल। देखो गोलमेज तो 3 हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 ये था पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा हुआ 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932। ये डेट याद रखनी है गोलमेज सम्मेलन की, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930, 8 सितंबर 1931, 17 नवंबर 1932। इस बीच में गोलमेज के साथ साथ हमने यहाँ पे एक सविनय अवज्ञा आंदोलन और पढ़ा है। कौन सा? सविनय। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना ये 2 बार हुआ है, 2 बार शुरू हुआ है, 2 बार खत्म हुआ है। तो एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देख लेते हैं, इसकी भी डेट। तो देखो 6 अप्रैल, एक सेकंड ये रूलर, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। उसके बाद 8 मार्च 1931 को समाप्त हुआ गांधी इरविन पैक्ट से। और शुरू होने से पहले की जो एक डेट थी 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 जहां पे दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ। दांडी यात्रा खत्म हो गया 8 मार्च 1931 को, समाप्त हो गया 8 मार्च 1931 को। उसके बाद पुनः शुरू हुआ, और पुनः ये कब शुरू हुआ? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू हुआ था 3 जनवरी 1932 में। 3 जनवरी 1932 को ये फिर से शुरू हुआ, 3 जनवरी 1932 को। और 7 अप्रैल 1934, 7 अप्रैल 1934 को समाप्त हुआ। तो इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ। इससे पहले हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा 1920 में, 1 अगस्त 1920 को जो शुरू हुआ था। और उससे पहले गांधी जी ने किए थे खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद और चंपारण, ये 3 हुए थे। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे हमने पढ़ लिया था। तो हमने अभी तक 17 नवंबर 1932 ये वाली डेट, 17 नवंबर 1932 की डेट अभी तक ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे की चीज देखते हैं। तो आगे की जो डेट है वो है 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट, पूना समझौता, जो हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में। महात्मा गांधी जी और अंबेडकर साहब जो थे, इनके बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। पूना पैक्ट समझौता, ठीक है, 1932 में। उसके बाद काफी सालों तक कोई महत्वपूर्ण डेट याद नहीं रखनी है, उसके बाद की याद रखनी है 1939। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसकी स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई, ठीक है, 1939 में। उसके बाद 1940 बहुत जरूरी है, जनरल डायर की हत्या हुई। जनरल डायर वही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिन्होंने करवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। क्यों हुआ था? 18 मार्च 1919 को रोलर एक्ट आया था, जिसके विरोध में सतपाल और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो 1940 में जनरल डायर की हत्या की गई, और हत्या की गई उधम सिंह के ऊपर, उधम सिंह द्वारा इनकी हत्या की गई, उधम सिंह द्वारा, ठीक है। 1940 में जनरल डायर की हत्या हो गई।
उसके बाद 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। 1940 में ही एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विनोबा भावे, विनोबा भावे द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे द्वारा। उसके बाद 11 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 11 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी द्वारा। 8 अगस्त 1942 को, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के आने के बाद ही ये आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो ये है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। एक यहाँ पे आपको हल्का सा रिवाइज कराता हूँ। 1 अगस्त 1920 में भी गांधी जी द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। वो आंदोलन था असहयोग। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। और 8 अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो। जब अगस्त क्रांति का आएगा ना, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग नहीं करना, ध्यान रखना। ऑप्शन में असहयोग मिलेगा, पहला ऑप्शन देखते ही। तो वो भी अगस्त में हुआ था और ये भी अगस्त में हुआ था। तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन जाना जाता है 8 अगस्त 1942। उसके बाद जून 1945, जून 1945 ये शिमला सम्मेलन हुआ। जून 1945 शिमला सम्मेलन हुआ। उसके बाद 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री जो थे, कहाँ के? ब्रिटेन के एटली। 15 मार्च 1946, 15 मार्च 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। घोषणा की थी, आजाद नहीं किया था, इन्होंने घोषणा की थी कि हम भारत को जो है स्वतंत्र कर देंगे। तो 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन पीएम एटली द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम भारत को आजाद करेंगे। उसके बाद 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ये भारत आया, इन्होंने कि भारत में कैसे कैसे चुनाव करवाएंगे, क्या क्या होगा और भारत को जो आजाद करेंगे, उसके पूरा जो सब कुछ था वो कैबिनेट मिशन भारत लेके आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। उसके बाद डेट आती है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 इस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। एक दिवस है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1946 इस अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा ही किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन, ये कैबिनेट मिशन भारत में इसी वजह से आया था कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, भारत को आज़ादी दी जाए, सारे काम चुनाव वगैरह जो भी थे ये कैबिनेट मिशन के द्वारा ये करवाए जाने थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उसके बाद एक बहुत बेकार घटना हुई थी। 3 जून 1947, 3 जून 1947 माउंटबेटन भारत विभाजन योजना। माउंटबेटन जो थे उस समय के जो जनरल थे, गवर्नर जनरल भारत के, उन्होंने क्या किया, भारत विभाजन की योजना लाई कि जो भारत पाकिस्तान में जो विभाजन होगा ना, ये भारत पाक विभाजन की योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा लाई गई थी। और उसके बाद 15 अगस्त 1947, ये डेट तो सबको पता ही है किस दिन क्या हुआ। और उसके बाद 26 जनवरी 1950, ये 2 डेट हैं, ये तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो वैसे भी सबको पता है। 15 अगस्त 1947 आज़ाद हुए, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। तो ये इस तरीके से कंप्लीट डेट जो है 1915 से 1950 तक ये यहाँ पे कवर हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई और कि इस तरह की क्लास हमें चाहिए जिसमें कंप्लीट गांधी जी के बारे में हो, या कंप्लीट ऐसा कोई कि भारत के जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सब के बारे में एक हो, जिस भी तरह की कोई क्लास आपको चाहिए तो आप उसका मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी पूरी क्लास जो है बना दूंगा। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।